हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने आपको पूरा रिव्यू करके दिखाया स्कॉर्पियन का कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। वो सारी चीज़ें बताई हैं, कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा, वो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अभी हमारे साथ हमारे भैया हैं जो कि इसके ओनर हैं। हाय कर दो ये सबको। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे भैया गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या बुराई है। तो भैया गाड़ी कब ली थी आपने, ये बता दो। ये मैंने ली थी जुलाई लास्ट ईयर ली थी। जुलाई 11 जुलाई को 11 जुलाई को। कितनी चला दी आपने? 21,000 चल गई है। 11 जुलाई को ली थी, 21,000 चला दी। और परफॉर्मेंस क्या निकल रहा है? क्योंकि अगर रुतबे की बात करें तो जो सामने आ रही है स्कॉर्पियो, वो कहीं ना कहीं जो पब्लिक फीडबैक है वो पब्लिक कहती है भैया क्लासिक फेल कर देती है इसको रुतबे में। इसमें आपका क्या? इसमें जो भौकाल है ये इसको तो लोग कहते हैं मिनी डिफेंडर। अच्छा, स्कॉर्पियन को। हाँ, इसका भौकाल अलग है। और जो स्कॉर्पियो क्लासिक में भौकाल था उसके साथ इसमें लग्जरी डाल दी है इन्होंने। वही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया मैंने कुछ लोगों को। और मैं इसको रेगुलर शहर में भी ड्राइव करता हूँ, हाईवे पे भी ले गया, एक्सप्रेसवेज पे भी ले गया। मुझे ड्राइविंग का शौक भी है। एक्चुअली मेरा जो बजट था वो 20 लाख के आसपास था और मुझे ऑटोमेटिक डीजल चाहिए थी कोई भी। लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें स्टडी की, सब कुछ चाहिए, मतलब मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं रही थी। सबसे मेन बात, मेरा 2 गाड़ियों का फाइनलाइज हुआ था, एक XUV 700 और एक ये। लेकिन उसके किसी भी वेरिएंट में ब्लैक कलर ऑप्शन नहीं था। मुझे अच्छा। ब्लैक कलर ही चाहिए था। नेपोली ब्लैक, जो प्रॉपर ब्लैक। मेरी सारी गाड़ियाँ ब्लैक रहती तो मुझे ब्लैक ही चाहिए थी। उसमें ब्लैक का उस समय ऑप्शन नहीं था। जैसे आ रही है अपनी जी, ये मिडनाइट ब्लू है। हाँ, मिडनाइट ब्लैक। अच्छा, जैसे बहुत से जो बंदे रहते हैं वो निकलते हैं 20 से 30 लाख का बजट लेके 700 और अपना स्कॉर्पियन में कंफ्यूज रहते हैं। और क्लासिक भी कई लोग कंसीडर करते हैं क्योंकि प्राइसिंग सेम है। देखिए, डेली यूज के लिए क्लासिक नहीं है। क्लासिक बेसिकली रूरल एरियाज के लिए ज्यादा बेहतर है। क्लासिक में आपको लग्जरी कभी नहीं मिलेगी। वो उन लोगों के लिए है जिनका बजट 15-16 है, वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके लाख रुपए ऊपर डाल करके ले सकते हैं क्लासिक। लेकिन जिनका 20 तक का बजट है वो 3-4 लाख और लगा करके या उतने ही बजट में स्कॉर्पियो मिल जाएगी। लग्जरी सब में वही है। मैंने ये वेरिएंट इसलिए लिया Z8 जिसमें, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक लेनी थी और ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिलता है, जिससे बेहतर गियर बॉक्स मैंने तो अभी तक नहीं चलाया है। मर्सिडीज वगैरह में भी टॉर्क कन्वर्टर ही यूज होता है। हाँ, मर्सिडीज तो गियर शिफ्टिंग है वो काफी सीमलेस है। और इसमें दूसरा जो मुझे प्लस पॉइंट था वो था 18 इंच के अलॉय व्हील्स। हाँ, जो इसके दूसरे वेरिएंट्स में नहीं मिल रहे थे। इवन कि इसके Z8L आती है मैनुअल, उसमें भी नहीं मिलते। और मैं पब्लिक को बता दूं, अगर आप मैनुअल लेते हैं या Z8 के अलावा कोई वेरिएंट लेते हैं, सपोज करो आप Z2 भी ले रहे हो, अगर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील लगाने हैं तो आपको अगर टायर एक्सचेंज करोगे तो 25,000 रुपए टायर के देने पड़ेंगे ऊपर से, और लगभग 70,000 रुपए देने पड़ेंगे। यही चीज मैंने भी सोची थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको सारी चीज आप आफ्टर मार्केट अपग्रेड तो कर लोगे, लेकिन जो फिट एंड फिनिश और फील टॉप मॉडल का आता है वो नहीं आ पाएगा। वो कभी बेस मॉडल में नहीं आ पाएगा। आप क्या क्या चेंज कर लोगे? आप टच स्क्रीन चेंज नहीं कर सकते हो, वैसी वो फील नहीं आएगी फैक्ट्री फिटिंग। आप ये लेदराइट जो फील है इसका, सॉफ्ट टच लेदर डैशबोर्ड है, अपना एटरनॉक्स का जो सिस्टम है, इसमें लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, क्रूज कंट्रोल है। प्लस Z2 में आप सब कुछ लगवा लोगे, आप पावर कहाँ से लाओगे? 130 bhp वो है, 173 bhp ये है। वो चीज आपको उसमें नहीं मिल पाएगी। 173 bhp प्लस 430 Nm टॉर्क, मतलब कम नहीं लगता। ये गाड़ी ऐसी है, अगर 4 एक्सप्लोर आपकी 4x4 वेरिएंट नहीं है, लेकिन आपने डीजल ले रखा है, पेट्रोल की गारंटी मैं नहीं ले सकता। अगर आप डीजल में चल रहे हो तो गाड़ी कहीं भी चढ़ा सकते हो। और जैसा कि भैया ने कहा कि अगर क्लासिक आपको कंफर्ट और उसके लिए चाहिए, लग्जरी के लिए, तो आप उसे डिस्क्वालीफाई करो अपनी लिस्ट से। अगर प्रॉपर खाली भौकाल और दबदबा एकदम ही रॉनेस्ट चीजें, जैसे गांव देहात में आपको नेतागिरी करनी है, ये सब, तब वो सूट करेगी। वो सूट करेगी वो वहाँ पे। लेकिन आपको हाईवे पे चलना है, हाईवे कम्यूटिंग अच्छी स्टेबिलिटी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए, आपको SUV का स्टैंस भी चाहिए, आपको प्लस लग्जरी भी चाहिए। तब एक लौती गाड़ी स्कॉर्पियन ही बचती है। क्योंकि इतना साइलेंट केबिन मैंने दूसरी कारों में नहीं देखा है। केबिन साइलेंट है, इंजन बहुत साइलेंट है। 100 के जितना आप तेज चलाते जाओ इंजन साइलेंट होता जाता है। हाँ, और ये हमारे साथ पीछे भाई बैठे हैं, ये 700 ऑन करते हैं। राम राम करते हुए सबको। तो ये बताओ, पहली बार आप स्कॉर्पियन में बैठे हो? ये दोनों दरअसल हमारे सगे भैया ही हैं। तो ये बताओ कैसा लग रहा है आपको स्कॉर्पियन में बैठ के 700 के बाद? नहीं, गाड़ी अच्छी है।
जैसा कि उन्होंने बताया, इसमें अलग एक फील है, थोड़ी ऊंची गाड़ी है। हाँ ठीक है, तो रोड प्रेजेंस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा दबदबा है इस गाड़ी में। हाँ ये तो है। तो अभी तक वही डिफरेंस देख पाया हूँ। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप स्कॉर्पियन ऑन कर रहे हो, दोनों भैया हमारे 700 भी ऑन कर रहे हैं, तो जैसे अगर आपके पास अभी 20-25 लाख रुपए हो, आप पहली बार इसमें बैठे हो तो कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे? नहीं, वो देखिए डिपेंड करता है। मैं जैसे गुड़गांव में रहता हूँ, तो वहाँ के लिए मुझे एक्सयूवी 700 ज्यादा सही लगती है, क्योंकि मुझे चलना ज्यादा रहता है, तो एवरेज मेरा एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है। और लग्जरी हिसाब से, और लग्जरी के हिसाब से, तो इस वजह से जैसा भाई ने कहा, अगर पूरा लग्जरी चाहिए, एकदम ही लग्जरी चाहिए और गाड़ी में आपको कंफर्ट ज्यादा चाहिए प्रॉपर, तो एक्सयूवी 700 ज्यादा बेस्ट है। और माइलेज की जैसे एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज 19-20 का ही रहता है। ठीक है, 19-20 का, क्योंकि इंजन 19-20 का फर्क रहता है, 19-20 नहीं रहता कभी। हाँ 19-20 का फर्क ही जनता समझ जाएगी। 19-20 का मतलब वही है फर्क। 19-20 का ही मत समझ लेना भैया, क्रेटा ब्रेजा भी नहीं देती 19-20 का, तो 19-20 का फर्क रहता है। जैसे ये 12 का दे रही है तो वो 13-14 का दे देगी, वो 13-14 का दे रही है। तो प्रैक्टिकली जो मैंने अभी तक देखा है, मैं शहर में काफी चलाता हूँ, और इसका शहर में एवरेज लगभग 11-12 नहीं 10 का रहता है। ऑटोमेटिक है, क्योंकि मैनुअल रहती तो वो 12 तक दे देती है, लेकिन ऑटोमेटिक में 10 की 11.5, कभी 11.5 है, अगर बहुत ज्यादा खाली रोड है, संडे का दिन है, दिन का समय, तो नहीं। यूजुअली नॉर्मल डेज के ट्रैफिक में आपको 10 का एवरेज मिलेगा शहर में ऑटोमेटिक में। हाईवे पे अगर आप एक्सप्रेस वेज पे हैं, तो एक्सप्रेस वे पे कोई 120 के नीचे तो नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्रेस वेज पे आपने अगर क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया है तो 13.5, मैक्सिमम 14। हाँ नहीं, एक्सप्रेस वेज पे, हाँ। क्योंकि 120-130 यूजुअली चलते हैं। और जैसे नॉर्मल आप हाईवेज हैं जिसपे आप 90 का क्रूज सेट कर दिया आपने, तो आराम से 14.5-14.6 देती है। टैंक टू टैंक ये बता रहा हूँ मैं, मीटर का देख के नहीं बता रहा हूँ। मीटर तो अभी भी दिखा रहा है 11.3 दिखा रहा है लेकिन वो प्रैक्टिकली टैंक टू टैंक वो 10 का देती है। अभी ये 10 का ही दे रही होगी, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप देख सकते हैं चल रही है गाड़ी, तो इतना इससे ज्यादा ये अभी दे नहीं रही होगी। बाकी तो ठीक है, सेटिस्फाइड हैं यार। देखो फॉर्च्यूनर अगर लेते हैं, इतनी ही बड़ी गाड़ी है, 50 लाख लगाते, डबल देना पड़ता इसका, डबल देना पड़ता। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि लग्जरी इतनी नहीं है। हाँ। बहुत पटकती है गाड़ी, और उसमें वो मजा नहीं आता है जो इसमें। रफ एंड टफ गाड़ी वो ज्यादा है, रफ एंड टफ भले है, लेकिन मुझे चलाने में उतनी मजा नहीं है जितना इसमें मजा है। वो पैसा मैंने उसमें भी 7-8 का एवरेज आपको मिलता है। स्टीयरिंग की बात करें तो इसका ज्यादा स्मूथ स्टीयरिंग है फॉर्च्यूनर से भी, बहुत हल्की है। मैंने और भी गाड़ियों इसके साथ कंपेयर की थी, जैसे टाटा की हैरियर आती है, सफारी आती है, और मैंने बल्कि एक हफ्ते हैरियर डार्क एडिशन मेरे भाई के पास है, अच्छा ऑटोमेटिक वाली, वो मैंने एक हफ्ते अपने पास रखी थी इसको लेने के पहले, कि चेक कर लूं कौन सी बेहतर है। उसकी स्टीयरिंग इतनी भारी है कि मतलब कोई साधारण आदमी चला ले तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, इतनी हार्ड स्टीयरिंग थी उसकी। अच्छा। इसकी तो इतनी मक्खन है, आप देखो ट्रैफिक में देख रहे हो आप, एक उंगली का ऑपरेशन है, ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं। इतने अगर ट्रैफिक में लेके चल लो, इतनी बड़ी एसयूवी को मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं है। मनूवरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी टाइप की इसमें, और इजीली आप कहीं से भी आप निकल सकते हो। जैसे फॉर्च्यूनर आ रही है, फॉर्च्यूनर से ज्यादा ऊंची गाड़ी हमारी, देखो आप। हाँ, ये साइड से निकल गई, मैं कैप्चर कर रहा हूँ पूरी, फॉर्च्यूनर से ज्यादा ऊंची है। और जैसे भैया मैं प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ, अपना सीधा रखते हैं। इंडियन मार्केट में हम चल रहे हैं अभी, यहाँ पे ज्यादातर बंदा अपग्रेड करता है तो ब्रेजा, क्रेटा, सेल्टोस, इन सब गाड़ियों से ही इस गाड़ी पे आता है, फिर फॉर्च्यूनर की तरफ जाता है। अब जैसा कि आपने क्रेटा से अपग्रेड किया इस गाड़ी पे, वो कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ये आपकी फुल साइज डी सेगमेंट में आ गई जी। तो मेन चीज जो आपको इसमें और उसमें फर्क लगा, जो आप जनता को अपने भाषा में समझाना चाहें। देखो फर्क तो रहेगा ही, दाम में फर्क है, लेकिन मुझे ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी एज कम्पेयर टू क्रेटा। क्रेटा आज की डेट में टॉप मॉडल आप ऑटोमेटिक लेते हो तो 19 से 20 लाख 21 लाख तक पड़ जाती है। आप मोटी मोटा 20 लाख मान लो, लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आपको एक छोटी गाड़ी मिल रही है, आपको 20 लाख वाला फील नहीं आएगा, सेफ्टी नहीं मिल रही है, पैसा लगा दिया 20 लाख वसूल नहीं हुए, आपको सेफ्टी नहीं मिलेगी। लोग भी आपको यही समझेंगे यार क्रेटा ही वाला तो है, जाना है, ठीक है। लेकिन इतना ही पैसे में आपको अगर उससे बड़ी गाड़ी मिल रही है तो आपको भी अंदर से सेफ्टी महसूस होती है कि यार बड़ी गाड़ी है तो मैं कहीं से भी निकल जाऊंगा, और खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो इसमें आपको सेफ आप ज्यादा फील करते हो, फैमिली सेफ रहेगी। वो गाड़ी छोटी है, बहुत कॉम्पैक्ट है, इसके सामने तो बहुत ही छोटी है, तो उसमें आपको उतना सेफ फील नहीं होता जितना इसमें होता है। अच्छा, जैसे आप गाड़ी 700 में आप बैठे होंगे पहले? ये भैया तो पहली बार बैठे हैं। मैंने चलाई है। अच्छा, चलाई बैठी है, काफी चलाया, पेट्रोल डीजल दोनों चलाई है।
इंजन उसका भी यही सेम है। हाँ सेम है, बस वो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वो उतना पावर का, क्योंकि रियल व्हील ड्राइव है वो फ्रंट व्हील है, तो जो पावर कट होता है बीच में उसकी वजह से वो 10 bhp ज्यादा आउटपुट देती है। 185 bhp है, ये ऑलमोस्ट 175 bhp है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे रियर व्हील ड्राइव बताया है और फ्रंट व्हील ड्राइव बताया, तो 700 जो आपकी पावर प्रोड्यूस करता है इंजन, वो फ्रंट व्हील में जाता है। आपकी गाड़ी का जो लोड उठाता है वो फ्रंट व्हील उठाता है। स्कॉर्पियो एन जो प्रॉपर एसयूवी है इसमें रियर व्हील फंक्शन करते हैं। हाँ। उससे फर्क क्या है, जैसे स्कॉर्पियो एन अगर आप लेके जा रहे हो तो ऑफ रोडिंग के रास्ते पे ये ज्यादा पावर जनरेट करेगी, जिसे कहते हैं हम टॉर्क। तो अगर आप, जैसे ये पैचेज है हमारे यहाँ पे, अगर आप लेके निकलोगे तो स्कॉर्पियो एन ज्यादा कारगर साबित होगी कंपेयर टू एक्सयूवी 700। पर जैसे इन रोड पे आप चलोगे तो जैसे फ्रंट व्हील ड्राइव अपनी 700 है तो वो इतनी पावर जनरेट करेगी कि स्कॉर्पियन ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, कहीं कहीं तो मर्सिडीज तक को भी हरा देती है, वर्टस तक को भी हरा रखा है। तो ये मेन अंतर आता है फ्रंट व्हील ड्राइव में रियर व्हील ड्राइव में। अब ये आपको देखना है कि अगर आपको ये इंटेरेंस पे चलना है या हाईवे पे चलना है तो उसके हिसाब से आपको कैटेगराइज करने में आसानी रहेगी। तो मतलब मेन रीजन 700 का आपका यही था कि वो अगर थोड़ी ऊंची होती, जितनी ये 500 हो जा रही, तो आप क्या 700 ले लेते जितनी ऊंची है? 700 तब ले लेते हैं। 700 में थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन ज्यादा है, मुझे थोड़ा सा रगेड फील चाहिए थी, मस्कुलर चीजें पसंद है। अब हर आदमी की पसंद अलग होती है, मुझे फोर्ड मस्टैंग पसंद है, आपको एस क्लास पसंद है। सही बात है। तो दोनों में ये फर्क है, वो मस्कुलर सेडान है, वो आपकी थोड़ी सी लग्जरी सेडान है। किसी को फॉर्च्यूनर पसंद है, किसी को एंडेवर, बस यही फर्क है। तो ये थोड़ी सी रगेड एसयूवी है और प्लस थोड़ी लग्जरी है। उसमें क्या है, सिर्फ लग्जरी है, उतना मस्कुलर स्टैंस नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसको ऑप्ट नहीं किया। तो वो अब जहाँ तक है सारी एक एक चीजें आपको पता चल गई होंगी। बाकी दोनों हमारे मामा जी के ही लड़के हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है जैसे कमेंट में आप डाल दीजिए, दोबारा वीडियो बना देंगे हम, कोई दिक्कत। भैया ही हमारे सारे, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, अगर आपको भविष्य में कोई गाड़ी लेनी हो इन दोनों में से ही, तो आप बिल्कुल, हम आपको सारी सहायता देंगे। बाकी भाई बैठे हैं, इनके 700 की हमने वीडियो बना रखी है, लेकिन वो व्लॉग टाइप का था, लखनऊ में आपने देखा होगा। इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी कल परसों तक में, घेर देंगे उसे। अभी अपने भैया सपोर्ट देना, लाइक करना, ठीक है भैया। राम 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 राम। तो दोस्तों एक जरूरी चीज रह गई थी, अब दोबारा बनाते हैं। अपनी सर्विस कॉस्ट की कितने की आ रही है स्कॉर्पियन की सर्विस कॉस्ट आपकी? भैया अभी तक मैंने 21,000 किलोमीटर चलाई है। फर्स्ट सर्विस वही 1000 किलोमीटर पे हुई थी। सेकंड सर्विस इसकी 10,000 किलोमीटर पे हुई थी, जिसमें मोबिल वगैरह चेंज होता है। और इसकी थर्ड सर्विस जो हुई थी वो आपकी 20,000 पे हुई थी, जिसमें मोबिल फिल्टर, मोबिल और आपका एयर फिल्टर चेंज होता है। मेजर 10,000 में हाँ, वही सर्विस होती है सेम। और बाकी जनरल चेकअप हो जाता है कि गाड़ी में और कोई कमी तो नहीं है, या जो भी चीजें हैं बेसिक वही सर्विस होती है। ये फर्स्ट 3 सर्विसेज जो होती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेबर फ्री रहता है आपका। हाँ, कंज्यूमेबल्स का सारा चार्जेस लगेंगे, लेबर आपका फ्री रहता है। तो मोटा मोटी आपकी कितनी आई सेकंड सर्विस पे? देखिए फर्स्ट सर्विस तो मुश्किल से 200-250 रुपए लगा था। हाँ, जिसमें आपका विंड स्क्रीन वॉश, जनरल चेकअप लगा था, जनरल चेकअप हुआ था और गाड़ी आपको उसने दे दी थी। सेकंड सर्विस में आपका मोबिल फिल्टर और एयर फिल्टर चेंज हुआ था उसमें, आप और DEF डाला था। अच्छा, एड ब्लू। हाँ, एड ब्लू डलता है इसमें। तो क्योंकि BS6 है तो डीजल गाड़ी है, डीजल है तो कंपलसरी है, तो पढ़ना ही पड़ना है। तो कितना कॉस्टिंग आई थी आपकी? तो मेरी टोटल कॉस्ट आई थी उस समय लगभग 52-5300 रुपए। सेकंड सर्विस में आई थी लगभग 5600 रुपए। एड ब्लू थोड़ा ज्यादा पड़ा था। अच्छा, इस वजह से। और सर्विस कॉस्ट अगर मिला लेंगे तो हद से हद खर्च जो आएगा वो 7-7,500 मान के चलिए, लेबर कॉस्ट लेकर के आएगा। तो मोटा मोटी आपको आइडिया मिल गया। बाकी ये सर्विस कॉस्ट एक ऐसी चीज रहती है, वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से बदलती रहती है। नहीं, आप जैसे आप वियर एंड टियर पार्ट्स आप उसमें ज्यादा वियर एंड टियर कर रहे हो, जैसे कि ब्रेक शू ज्यादा घिस रहे हो तो ब्रेक शू 4500 रुपए के हैं आगे वाले, और 30,000 किलोमीटर पे पीछे वाले चेंज होंगे ही, वो लगभग 2,500-3,000 के आसपास है। तो डिपेंड करता है वियर एंड टियर कुछ अगर हो, हर इंडिविजुअल के हिसाब से। आप अगर नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो तो वियर एंड टियर इतना ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू टाटा। मेरे वही जो भाई साहब है उनके पास है, वो उनकी 13,000 पे उनके ब्रेक शू घिस जाते हैं और उनको चेंज करना पड़ता है। और टाटा में क्या है, आपका आफ्टर सेल सर्विस भी कुछ ज्यादा बढ़िया है नहीं उनकी, जो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही खराब है। महिंद्रा में काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है सर्विस करा के, आदमी चेक करने 2-3 लोग आते हैं इंस्पेक्शन के लिए,
फिर उनके सीनियर मैनेजर भी आके अटेंड करते हैं इस चीज को कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और अभी एक कोई वीडियो भी problem आई थी, नहीं है। टाटा की सफारी खड़ी हुई थी सर्विस पे, उसका खड़ी गाड़ी का एयरबैग खुल गया था। हाँ हाँ, तो ये चीजें उसमें होती हैं, टाटा में ये ग्लिचेस तो आते ही आते हैं। इसमें ये सारी चीजें नहीं है। एक दो सॉफ्टवेयर एरर इसमें कभी कभी आए हैं, वो भी बहुत ना के बराबर, अपडेट के बाद वो भी सही हो गए। जैसे कि आप रिवर्स करिए तो पहले स्क्रीन छोटी आती है, बाद में स्क्रीन बड़ी हो जाती है। अच्छा, तो इतना सॉफ्टवेयर ग्लिचेस थोड़ा बहुत तो हम मान के चलते हैं कि इंडियन कार है तो इतना बहुत तो होगा ही। लेकिन वो आपका रिजॉल्व हो जाता है। हाँ हाँ, वो कोई इशू नहीं था, वो अपडेट का एक प्रॉब्लम था, अपडेट हो गया तो वो ठीक हो गया। बाकी इसमें एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है, म्यूजिक सिस्टम बेहतरीन है, एटरनॉस कनेक्ट भी है। एडनॉस कनेक्ट भी है। सबसे अच्छा फायदा इसका एडनॉस कनेक्ट का है। आप गर्मी में धूप में, जलती धूप में गाड़ी आपकी बाहर खड़ी है सड़क पे, एसी स्टार्ट कर सकते आपने हैं। एसी ऑन कर दिया, आपकी गाड़ी एकदम चिल्ड हो गई, आप गाड़ी में शांति से आके बैठे, आपको गाड़ी ठंडी नहीं करनी पड़ रही। गाड़ी आप लॉक करना भूल गए हैं, मोबाइल से ही आपने लॉक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे फीचर्स हैं इस गाड़ी में ओवरऑल। पैक्ड, फुल पैक्ड गाड़ी। बाकी हाँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी और कंटेंट आता रहेगा। ठीक है, राम राम जी।